80 to 90% of global trade by volume happens via sea. डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है तो उसको ऐसे एफिशिएंट इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बस बातें होती हैं, काम नहीं होता। हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स सी रूट्स पे अटैक कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे बनेगा? शायद आप लोगों को याद होगा कि 2023 में इंडिया ने G20 समिट्स होस्ट की थी। This will be a unique gathering where we will be hosting 43 world leaders right here in India. G20 समिट में 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने भी पार्टिसिपेट किया था। जब भी G20 जैसे बड़े इवेंट्स होते हैं तो इन कंट्रीज के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में डिस्कशंस करने का, अपनी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को बताने का और उससे सॉल्यूशंस खोजने का। तो इस समिट में भी यही सब हुआ। बहुत सारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हुए। उसी में से एक और चीज़ अनाउंस हुई, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये IMEC एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा वाया मिडिल ईस्ट। अब ये कॉरिडोर इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे इंडिया का क्या फ़ायदा होगा? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल्स पे। तो जैसे कोई एक कंट्री एक चीज़ एक्सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए पहले उस चीज़ को अपने देश में बनाना पड़ता होगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ता होगा। तो उस प्रोसेस में बहुत सारी जॉब क्रिएशंस होती होंगी, प्लस एक्सपोर्ट से बाहर से उसके लिए बहुत पैसा आता होगा। तो ये उसकी इकोनॉमी में एक वैल्यू एड ऑन करती है। वैसे ही कोई चीज़ अगर किसी कंट्री में नहीं है तो आसानी से किसी और देश से उस चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे चलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला। तो अगर भारत को डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है तो उसको ऐसे एफिशिएंट इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहिए जिससे वो अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल बैलेंस कर पाए। दूसरी चीज़, इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन है पाकिस्तान के थ्रू यूरोप जाने का। हम सबको पता है कि ये ऑप्शन कितना वायबल है, इसलिए ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज किया गया वो इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और दूसरी बात, अगर हम इस डेटा को देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि इंडिया के लिए एक एफिशिएंट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों जरूरी है। 80 to 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम हैपेंस वाया सी। अगर साल में पूरे वर्ल्ड में 100 रुपए की ट्रेड होती है तो 70 रुपए का ट्रेड वाया सी होता है। इंडिया मिडिल ईस्ट से एनर्जी इंपोर्ट करता है, प्लस इंडिया को भी अपनी चीजें बाहर बेचनी है, तो उसके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर तो चाहिए ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बस बातें होती हैं, काम नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े कॉरिडोर्स और इकोनॉमिक प्लान्स अनाउंस तो कर दिए जाते हैं, उसके बाद मीडिया कैंपेन भी होता है और फिर ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में। ऐसा ही इस कॉरिडोर के साथ भी हुआ है। मिडिल ईस्ट की जो आज सिचुएशन है, इजराइल पैलेस्तीन वॉर हो, हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स सी रूट्स पे अटैक कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे बनेगा? जबकि एक कॉरिडोर इजराइल से भी पास होता है। जब तक मिडिल ईस्ट में पीस एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी तरीके से मिडिल ईस्ट में पीस एस्टेब्लिश हो गई तो जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी फंड्स की। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को फाइनेंस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? एक होमोजेनस सेटअप चाहिए जिसमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और यूनिफॉर्म एक्सेशन सिस्टम चाहिए। इन सारी चीज़ों पर अभी तक बात नहीं हुई। बात तो हटाइए, कोई सेंट्रल हेडक्वार्टर भी अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। बस ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स अनाउंस करो और उसको भूल जाओ। अगर यही अप्रोच रहा तो फ्यूचर में जो चाइना की ट्रेड मोनोपोली होने वाली है उसको कोई काउंटर नहीं कर पाएगा।